तो भारत का स्टॉक बाजार आज ये खरबों डॉलर का खेल है। पर क्या कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? चलिए आज इसके सबसे बड़े रेफरी यानी सेबी की कहानी को समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है मुंबई में एक बरगद के पेड़ के नीचे। जी हाँ, कोई फैंसी स्टॉक एक्सचेंज नहीं था। बस कुछ ब्रोकर थे जो आपस में बैंकों और ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरों की खरीद बिक्री करते थे। समझिए, यहीं से भारतीय बाजार की पहली ईंट रखी गई थी। तो सवाल ये उठता है कि पेड़ के नीचे की वो छोटी सी भीड़ आज खरबों डॉलर के बाजार में कैसे बदल गई। और उससे भी बड़ा सवाल, वो कौन है जो ये पक्का करता है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ढह न जाए। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब बाजार में कोई नियम कानून नहीं थे। ये था बरगद के पेड़ के नीचे ट्रेडिंग का अनियंत्रित दौर। जरा सोचिए, दशकों तक बाजार में हेरफेर, धोखाधड़ी, ये सब आम बात थी। कोई एक ऐसी ताकतवर संस्था थी ही नहीं जो आम लोगों के यानी निवेशकों के पैसे की रक्षा कर सके। हर निवेश एक जुए जैसा था, एक बहुत ही जोखिम भरा खेल। और इसी गड़बड़ी और अराजकता के बीच एक जरूरत महसूस हुई, एक समाधान की। और यहीं पर हमारी कहानी के हीरो की एंट्री होती है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे हम सब सेबी के नाम से जानते हैं। लेकिन रुकिए, 1988 में जब सेबी बना तो उसे बिना दांतों वाला शेर कहा जाता था। मतलब नाम का वॉचडॉग था, पर असली ताकत नहीं थी। फिर आया साल 1992, जब संसद ने सेबी को असली दांत दिए, असली शक्तियां दी। अब ये बाजार की गड़बड़ियों से पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार था। पर सेबी की असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। इसकी ताकत, इसका मकसद देश के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों की आग में ही मजबूत होना था। अब देखिए, हर बड़े घोटाले ने सेबी को एक नया सबक सिखाया। 1992 में हर्षद मेहता स्कैम ने सिस्टम की इतनी बड़ी बड़ी कमियां सामने ला दी कि संसद को सेबी को ताकत देनी ही पड़ी। फिर 2001 में केतन पारेख स्कैम ने हेरफेर के नए तरीके दिखाए, तो सेबी को भी और स्मार्ट बनना पड़ा। और 2009 का सत्यम घोटाला, जहां कंपनी के मालिक ने खुद माना कि उसने खाते में हेरफेर की है, उसने कॉर्पोरेट धोखाधड़ी पर सेबी के अधिकार को परखा। तो ये हेरफेर होता कैसे था? एक तरीका था सर्कुलर ट्रेडिंग। इसको ऐसे समझिए, कुछ ब्रोकर आपस में मिल जाते थे और एक ही शेयर को बार बार खरीदते बेचते रहते थे। इससे क्या होता था? ऐसा लगता था कि उस शेयर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत हलचल हो रही है। ये नकली हलचल दूसरे निवेशकों को खींचती थी और स्टॉक की कीमत आसमान छूने लगती थी। कितना शातिर खेल था। और सत्यम घोटाले की गंभीरता का अंदाजा इस एक लाइन से लग जाता है। कंपनी के फाउंडर ने खुद ये बात कबूल की कि उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में गड़े हुए या कहें कि फर्जी खाते जमा किए थे। ये भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो इन सब संकटों से सीखते सीखते आज का सेबी कैसा है? आज इसके पास बाजार को काबू में रखने के लिए एक मॉडर्न हथियारों का जखीरा है। आज सेबी के कई बड़े काम हैं। इसका सबसे पहला मकसद है निवेशकों के हितों की रक्षा करना, मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग और धोखाधड़ी जैसी चीज़ों को रोकना। इसके लिए ये स्टॉक एक्सचेंज से लेकर कंपनियों के अधिग्रहण तक सब पर नज़र रखता है। और साथ ही ये निवेशकों को बाजार के बारे में सिखाने और कंपनियों से पूरी पारदर्शिता की मांग करने का भी काम करता है। अगर हम दुनिया के दूसरे बड़े रेगुलेटर्स जैसे अमेरिका के SEC या ब्रिटेन के FCA से तुलना करें, तो सेबी का ध्यान सिर्फ निवेशक सुरक्षा पर ही नहीं बल्कि बाजार को आगे बढ़ाने पर भी है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत, इसकी 3 तरह की शक्तियां हैं। ये नियम बना सकता है, उन नियमों को तोड़ने पर फैसला सुना सकता है और उन फैसलों को लागू भी करवा सकता है। ये कॉम्बिनेशन सेबी को बहुत शक्तिशाली बनाता है। और सेबी लगातार बाजार को बेहतर बनाने में लगा है। जैसे हाल ही में इसने T+0 सेटलमेंट की बात की है। इसका सीधा सा मतलब है कि शेयर का सौदा उसी दिन पूरा हो सकता है जिस दिन वो किया गया। इससे बाजार में पैसा और तेजी से घूमेगा और सिस्टम और भी कुशल बनेगा। लेकिन क्या सेबी हमेशा कामयाब होता है? क्या ये वाकई एक सुपर हीरो है जिससे कोई गलती नहीं होती? चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर भी नजर डालते हैं, एक साफ सुथरे बाजार के लिए इसका न खत्म होने वाला संघर्ष। देखिए, कागज पर तो सेबी का मिशन बिल्कुल साफ लिखा है, प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार का विकास और नियमन करना एक बहुत ही जरूरी और अच्छा लक्ष्य है। पर जमीनी हकीकत पर अक्सर सवाल खड़े होते हैं। जैसा कि एक रेडिट यूजर ने पूछा, जब जेन स्ट्रीट भारत को लूट रहा था तब क्या सेबी सो रहा था? ये एक सवाल उस निराशा को दिखाता है जो कई बार आम निवेशक महसूस करते हैं।
तो हकीकत यह है कि अपनी सारी ताकत के बावजूद सेबी की भी आलोचना होती है, कभी घोटालों पर देर से एक्शन लेने के लिए, तो कभी इसलिए कि इसके फैसले अदालत में पलट दिए जाते हैं। और आज के दौर में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जैसी नई चुनौतियों से निपटना भी इसके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है। तो हम अपनी बात इस सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक निष्पक्ष बाजार बनाने के लिए सेबी को कितना दखल देना चाहिए? क्या इसके अधिकार और ज्यादा होने चाहिए या कुछ कम? एल्गोरिदम और सुपरफास्ट ट्रेडिंग की इस दुनिया में उस बरगद के पेड़ वाले बाजार का भविष्य आखिर क्या है?